मालिनी जी की कविताएं उलझाती नहीं है, सीधे हृदय में उतरती हैं। इसके साथ ही इस कार्यक्रम की संचालिका हमारे साथ जुड़ेंगी श्री रमा भारती जी। मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी और आप सभी से अनुरोध करूंगी कि यहाँ मंचस्थ सभी विद्वज्जनों का जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। मैं रमा जी को मंच पर आमंत्रित करते हुए कहूंगी कि वे आए और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। थैंक यू। और मैं श्रीमती रमा भारती। उसके बाद हम इस संग्रह पे बात करेंगे, क्योंकि संग्रह बहुत स्पेसिफिक होता है। ये संग्रह जो है वो उस संग्रह पे बात हो रही है, उस मनस्थिति क्या है इंसान की, वो तब उसमें लिख रहा है। कुछ कविताएं चुनिंदा होती हैं, लेकिन एक इंसान के तौर पर हम मालिनी गौतम को जाने। पहले सर आपसे नमस्कार। मेरा सौभाग्य है कि यहाँ आज कवित्री के रूप में आप सब की जिज्ञासा बहुत महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से ये फॉर्मेशन हुआ होगा, किस तरीके से कोई व्यक्ति कवि और लेखक बनता है। मजेदार बात तो ये है कि वहाँ अंजू भी बैठी है और मैं उसके ट्रांसफॉर्मेशन का भी साक्षी हूँ। मालिनी के बारे में ये कहूँगा कि मालिनी को परिवार से लेखन मिला। पिता बहुत बड़े प्रसिद्ध हिंदी के कवि हैं, शिक्षा से जुड़े हैं और घर का माहौल इस तरह का रहा जहाँ पढ़ना लिखना, पढ़ने वाले लोगों से मिलना जुलना, ये सब लगातार होता रहा। लेकिन फिर भी शुरुआती दौर में मुझे लगता है मालिनी की कोई ऐसी बड़ी इच्छा नहीं थी कि वो लेखन के क्षेत्र में प्रवेश करें। लेकिन धीरे धीरे आप समझते हैं, जब घर गृहस्थी बन जाती है, बच्चे हो जाते हैं और आप लगातार, चूंकि जैसा कि परिचय में बताया कि शिक्षा से जुड़ी रही हैं, अंग्रेजी में उन्होंने डॉक्टरेट किया है, अंग्रेजी पढ़ा रही थी, उनके पति भी गुजराती साहित्य पढ़ा रहे हैं और गुजरात में रह रहे हैं। तो धीरे धीरे, और एक बड़ी बात मैं आपको बताऊं, जिस क्षेत्र में ये लोग रह रहे हैं आदिवासी बहुल क्षेत्र है और उस क्षेत्र में लोगों के जीवन की जटिलताओं को भी बहुत करीब से मालिनी ने देखा। और मैं अगर बहुत ईमानदारी से कहूँ तो हालांकि शुरुआती जो संग्रह हैं उनमें जनवार का वह स्वर बहुत तीखा नहीं है। वे कविताएं बहुत सरल सीधी सी कविताएं हैं जिनमें जीवन की विषमताएं हैं, प्रेम है और अन्य भावनाएं हैं। लेकिन धीरे धीरे अपने उस क्षेत्र के लोगों के जीवन को देखा मालिनी ने और एक कहना चाहिए राजनीतिक रूप से भी सजगता धीरे धीरे मालिनी की बढ़ी और उस सजगता ने जिन कविताओं को बहुत ही पुष्ट रूप में पैदा किया, वे सारी कविताएं इस चुप्पी वाले दिन में। इससे पहले के दो संग्रह की कविताओं के बारे में अगर आप बात करें तो वे कविताएं एक सामान्य लड़की कविताएं हैं जो हर किसी विषय पर लिखती है, जिसमें संबंध भी है, जिसमें जीवन भी है, जिसमें बच्चे भी हैं, आसपास की दुनिया है। लेकिन राजनीतिक दृष्टि से वो तीखापन नहीं है, वो समझ नहीं है। और मैं समझता हूँ इस समझ के पीछे भी कई सारे फैक्टर्स हैं। गुजरात में गोधरा कांड को देखा है, गुजरात ने धार्मिक रूप से जो एक आप उसे चेतना कहें या अगर आप एक्सट्रीम पे जाना चाहें तो आप उसे उन्माद कह सकते हैं, वो स्थिति भी गुजरात ने सबसे पहले देखी है और उसके बाद ही भारत में वो सारी की सारी चीज़ें आगे बढ़ी हैं। गुजराती लोग ही सबसे अधिक तीर्थ यात्राएं करते हैं, तो उस चीज़ को भी देखने का एक मौका मिला कि किस तरीके से लोग भगवान से भी जुड़ते हैं और अपने धर्म के प्रति भी कट्टर होते जाते हैं। और पिछले कुछ वर्षों में, खासतौर पर पिछले 10 वर्षों में पोलराइजेशन तो हुआ ही है। बहुत सारे कारण रहे होंगे, मैं कोई एक पक्ष नहीं लेता। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो परिवर्तन हो रहे हैं वे इसके कारण हैं, लोगों की सोच इसमें बदली है। और जैसा कि आप जानते हैं हमारे देश में तो वोट की राजनीति है और पोलराइजेशन करके ही इलेक्शन 1950 से लेकर आज तक जीते जाते रहे हैं, तो वो एक बड़ा फैक्टर है। इन सारी चीज़ों ने मालिनी को एक बहुत गंभीर गहन सोच दिया है। मैं बहुत ईमानदारी से अगर एक बात कहूँ तो जितने प्रगतिशील साहित्यकार हैं, कवि हैं, इस समय के बड़े कवि और साहित्यकार हैं, जो इस संग्रह की कविताओं में पहनापन है, जितना रिस्क कह सकते हैं आप, जितना खतरा मोल लेकर मालिनी ने लिखा है, उतना तो आपके बड़े बड़े लोगों ने नहीं लिखा। ये सब लोग तो, उनका चरित्र तो मैंने देखा है, जब पुरस्कार लेने जाते हैं तो भगवा कुर्ता भी पहन लेते हैं, वैसे कॉमरेड हैं। लेकिन मालिनी एक शुद्ध और सही चरित्र में ईमानदारी से आम आदमी की तकलीफ को, राजनीतिक परिदृश्य की हलचल को बहुत ईमानदारी से मालिनी ने पकड़ा है
और ये कविताएं गवाह हैं। यही मैं समझता हूँ स्पष्ट हो गया होगा किस तरीके से मालिनी में एक कवि पैदा हुआ, लेखक पैदा हुआ और किस तरह से अपने आगे बढ़े। जी सर, मालिनी के बारे में हमें एक छोटी सी और बहुत गहन बात आपने बताई। मैं देखती हूँ कि मालिनी एक समाज में जो बदलाव है, जो एक स्लो चेंजेस हैं, जहाँ पे कि लोग आगे बढ़ना चाह रहे हैं, पढ़ने की तरफ जा रहे हैं, तो छोटी छोटी चीज़ों को अपनी कविताओं में लाती है। मैं अंजू आपसे पूछती हूँ कि ये कविता संग्रह आपने बहुत गहराई से पढ़ा है, मालिनी की लेखन शैली पर आप बोलें कि इसमें आप पहले और अब में कैसे महसूस कर रही हैं? बहुत बहुत शुक्रिया रमा। पहले तो मालिनी को बधाई, अमर उजाला पुरस्कार के लिए, अनुवाद पुरस्कार के लिए बहुत सारी बधाई। और क्योंकि हम उसके बाद अभी मिल रहे हैं तो मुझे लगा कि बधाई देने का इससे बेहतर मंच क्या होगा। तो बहुत सारी बधाई मालिनी को इस महत्वपूर्ण पुरस्कार के लिए और उस महत्वपूर्ण काम के लिए जो कम से कम 5 सालों से, हम लोग जानते हैं कि 5 सालों से मालिनी लगातार दलित कवियों की कविताओं का अनुवाद कर रही थी और साहित्य अकादमी से वो किताब आई थी। तो उस श्रम को, उस मेहनत को, उस लगन को, उन सारी चीज़ों की मैं साक्षी हूँ, उन सबको मैं जानती हूँ। तो मेरे लिए निजी खुशी का अवसर था। दूसरी बात, मालिनी की कविता में बदलाव की बात कही तो राजेश्वर भाई ने बहुत हद तक जो मैं कहना चाहती थी वो सारी चीज़ें कह दी हैं। लेकिन क्योंकि मैं भी यहाँ कहने के लिए हूँ, तो मालिनी का जो पहला संग्रह था वो मैंने नहीं पढ़ा था, वो शुरुआती दौर का जो था। लेकिन इसके बाद जो जामुनी नदी वाला संग्रह था, वो संग्रह मालिनी ने मुझे भेजा था और वो शायद 2016 में प्रकाशित हुआ था, उसी साल वो मुझे मिला था। मैं कहूँगी तो मैं अगर कोई शब्द उसके लिए ढूंढूंगी तो मुझे लगेगा बहुत प्यारी कविताएं थी, बहुत ही प्यारी, मन को छू लेने वाली कविताएं। लेकिन जीवन का एक रंग सिर्फ प्यार ही तो नहीं है, जीवन तो बहुत, मतलब एकांगी नहीं, जीवन के तो बहुत सारे रंग हैं। और जब हम शुरुआत में लिखते हैं तो अपने दुख सुख राग रंग अपने जीवन को रचते हैं। एक मुझे ना एक कविता याद आ रही है, मेरी बेटी को मैं सुनाया करती थी छोटी सी जब वो थी, कि एक चिड़िया का बच्चा होता है और जब वो घोंसले में होता है, वो घोंसले को देखता है तो वो कहता है बस इतना ही है संसार। फिर वो थोड़ा बड़ा होता है तो वो पेड़ को देखता है तो वो कहता है हाँ बस इतना ही है संसार। थोड़े दिन बाद वो अपने आसपास के परिवेश को देखता है तो वो कहता है कि हाँ इतना है संसार। लेकिन जिस दिन वो उड़ान भरता है, पहली उड़ान जब वो भरता है और वो जब देखता है आकाश में, जब वो देखता है तब उसे पता चलता है अच्छा इतना बड़ा है संसार। तो मालिनी का जो संसार है वो उस पूरी, जो मैं कहूँगी कि जामुनी नदी संग्रह से लेकर अगर छुट्टी वाले दिन तक हम लोग आते हैं तो मालिनी का संसार धीरे धीरे बिल्कुल उसी तरह से खुलता है। और अब मैं मतलब बहुत उस समय मैंने उसके ऊपर लिखा था संग्रह पे, तो मैंने कविताएं ढूंढते हुए थोड़ा मुझे लगा कोई तो ऐसी कविता भी होनी चाहिए ना जो एक उसके तेवर को बताए, समकालीन कविता के तेवर को। तो थी कविताएं, लेकिन वो तेवर उतना सघन नहीं था या उतना स्पष्ट नहीं था। लेकिन इस कविता की लगभग हर कविता के बारे में हम ये बात कह सकते हैं कि छुट्टी वाले दिन जो है, उसका पेपर बैग तो है नहीं, तो छुट्टी वाले दिन की जो कविताएं हैं वो कविताएं एक बहुत ही परिपक्व स्त्री की कविताएं हैं। मैंने स्त्री की कविताएं इसलिए कहूँगी क्योंकि कहीं ना कहीं स्त्री के पास कहीं तो कुछ तो दृष्टि होती है। जैसे कि मैंने कहा कि केवल प्रेम का रंग नहीं होता है, उसमें करुणा का भी रंग होता है, सामाजिक चिंताएं भी होती हैं। ये भेज देना मुझे। इतने सारे जो बदलाव हमारे आसपास हो रहे हैं, अगर हम उन्हें नहीं पहचानते हैं, उन्हें अगर हम चिन्हित नहीं करते अपनी कविता में, अपने समय को हम लोग अगर नहीं चित्रित करते हैं तो कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ कुछ थोड़ा सा अधूरापन रह जाता है। लेकिन ये शिकायत छुट्टी वाला संग्रह जो है वो बिल्कुल इस शिकायत का मौका नहीं देता है। तो इसमें हम लोग आगे की बात करेंगे तो विस्तार से मैं बताऊंगी, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि इसमें जीवन के सारे रंग